नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जीएस पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन का 84वां मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले जीएस के कुल 83 यानी कि 83 मॉडल पेपर हल कराए जा चुके हैं। यदि अभी तक आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए जितने भी मॉडल पेपर कराए गए हैं तो आपको दिए गए यहाँ पे क्यूआर कोड पे स्कैन करना है और 99 रुपये पे करने के बाद आप दिए गए यहाँ पे जो नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जितने भी मॉडल पेपर है अभी तक कराए गए हैं उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? 4 विकल्प दिया गया, इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भारत में करजन यानी कि लॉर्ड करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से जो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो लॉर्ड करजन का शासनकाल रहा वो 1899 से लेकर के 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा। इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है चेम्सफोर्ड, तीसरा दिया गया है हार्डिंग और चौथा है इरविन। तो उपर्युक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है, कौन सा सही होगा इसमें। तो अभी आपको कर्जन का शासनकाल बताया गया 1899 से 1905 तक, ये भारत का वायसराय रहा। चेम्सफोर्ड जो है ये 1916 से 1921 तक रहा भारत का वायसराय। लॉर्ड हार्डिंग जो है ये 1910 से 1916 तक, इसी के शासनकाल में, हार्डिंग के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, आपको पता ही होगा 1911 में। इरविन के शासनकाल में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो इसका शासनकाल 1926 से 1931 तक था। तो अब इसको आप क्रम से व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले हो जाएगा कर्जन, फिर चेम्सफोर्ड, फिर आपका हार्डिंग, फिर इरविन, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तीसरा सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद का पत्रिका कौन सा है? अल हिलाल, ये का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। फिर फिरोज शाह मेहता, तो बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा इनका, बी का हो गया पहला। और एनी बेसेंट की जो पत्रिका है वो है न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका है? ये एनी बेसेंट का है, ये भी पूछा था कॉमनवेल्थ भी। तो एनी बेसेंट का हो जाएगा सी का चौथा हो गया। और यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है और न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का है। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। 2 1 4 3 विकल्प आप देखेंगे, 2 1 4 3, तो पहला ही ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो इन्होंने 1905 ईस्वी में किया था। डी विकल्प से हो जाएगा। भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में 12 जून 1905 को इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 12 जून 1905 को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका आर कोपलैंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी।
तो इनका ही कथन है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। अगला सवाल देखते हैं, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील ये आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से है, तो बिल्कुल सही है आपका पहला कथन, इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है आपका। मेकांग का जो डेल्टा है वो तटीय डेल्टा वो दक्षिण पश्चिम वियतनाम में स्थित है, ना कि कंबोडिया में। कहाँ पे स्थित है? वियतनाम में स्थित है। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें आप देखेंगे एक सही सुमेलित नहीं है। भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है। भिलाई किस स्टेट में है, राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो पहला ही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। बाकी सभी करेक्ट हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी है? इनमें आप देख लीजिए, बाणसागर परियोजना है, भांडेर है, राजघाट और सरदार सरोवर परियोजना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना एक महत्वपूर्ण बहुराज्यीय और बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर है। ये पूछा है किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर यह है। और ये इसमें 4 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो 4 राज्य इसमें आपका गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है इसमें, और महाराष्ट्र है, और राजस्थान है। तो ये 4 स्टेट इसमें शामिल हैं सरदार सरोवर परियोजना में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति पूछा गया है किस स्टेट में पाई जाती है? झारखंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तमरिया जनजाति जो है ये भूमिज जनजाति की ही उपजाति है। किसकी? भूमिज जनजाति की उपजाति है, जो मुख्यतः ये कहाँ पाई जाती है? तो ये झारखंड में ये पाई जाती है, और उड़ीसा में भी ये जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड और उड़ीसा में ये जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक पूछा गया है कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो ये इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। तो यहाँ पे पूछा है गुलाम वंश का संस्थापक वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के महाभारत सर्किट के तहत किस ऐतिहासिक स्थल का विकास किया जा रहा है? तो है वरनावा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है। न्यूनतम किस जिले में है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन जो करेक्ट होगा बागपत में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से किसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से अधिक है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला दिया गया है, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर के सभी जैविक तथा अजैविक अवयव, प्रभाव तथा घटनाओं का सम्मिश्रण है। बिल्कुल सही है आपका। दूसरा दिया गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। तो आपको पता होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। तो ये गलत हो जाएगा इसलिए। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो केवल एक सही है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का कार्यकाल पूछा गया है कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में इनका गठन दिया गया है कैग का? तो
तो अनुच्छेद 148 में। तो ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद याद रखिएगा। तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोच्चि में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? करेंट अफेयर्स का सवाल है। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो स्थापित किया गया है वो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 जनवरी 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है वो है चाइना। चाइना पहले स्थान पे आता है, दूसरे पे आता है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे स्थान पे भारत आ गया है। तो मेट्रो रेल नेटवर्क वाला तीसरा सबसे बड़ा देश जो बना है वो भारत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1993 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1993 में। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। राष्ट्रपति दिया गया है और उनका अवधि दिया गया है। तो इस तरह के भी सवाल अब बन रहे हैं यूपीपीएससी में। इस बार यूपीपीएससी में आप देखा होंगे कि कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आया था। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद, तो इनका जो अवधि था 1974 से 1977 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ये का हो जाएगा दूसरा। एन संजीव रेड्डी, तो ये 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति थे। सी का हो जाएगा चौथा। और वी गिरी जो है ये 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1 विकल्प आप देखेंगे यहाँ पे 2 3 4 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे भी मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक तरफ निर्देशक सिद्धांत दिया गया है और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया गया है। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका 39A में दिया गया है। ए का हो जाएगा दूसरा। पर्यावरण की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 48A में दिया गया है। अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण की सुरक्षा। तो बी का हो जाएगा पहला। काम करने का अधिकार, तो काम करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 में है। तो सी का हो जाएगा तीसरा। और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में दिया गया है। डी का हो जाएगा चौथा। 2 1 3 4। तो विकल्प आप देखेंगे इसमें 2 1 3 4 कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें संविधान का भाग है और विषय दिया गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है इसमें। तो पहला दिया गया भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग 2 नागरिकता जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसका प्रावधान है, करेक्ट है पहला। बी ऑप्शन में दिया गया है भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। ये भी आपका करेक्ट है, मूल अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 12 से 35 के बीच में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये भी आपका करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। और जो भाग 5 दिया गया यहाँ पे मूल कर्तव्य दिया गया, ये गलत है आपका। मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य आपका भाग 4A में है, भाग 4A। और इसे कब शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कब? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। और ये आपका मूल कर्तव्य भाग 4A में है और अनुच्छेद पूछा है कि 51A में इनका वर्णन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद
8 के तहत बुलाया जाता है। और ये किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति का आशय की, यानी कि राष्ट्रपति ही जो संसद का दोनों सदनों का संयुक्त बैठक है इसको बुलाता है, आहूत करता है और भंग भी करता है। राष्ट्रपति भंग भी करता है, लेकिन अध्यक्षता यदि पूछा जाए आपसे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता जब भी पूछा जाएगा आपसे तो लोकसभा अध्यक्ष करता है अध्यक्षता। तो बुलाने का काम और भंग करने का काम जो है राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इनमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, वह राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ है वैज्ञानिक और उनका आविष्कार दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। ए का हो जाएगा। दूसरा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, तो बी का हो जाएगा। तीसरा, चार्ल्स डार्विन ने इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया, तो सी का हो जाएगा पहला। और मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण की खोज की, तो डी का हो जाएगा चौथा। 2, 3, 1, 4। तो विकल्प आप देखेंगे यहाँ पे 2, 3, 1, 4 कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें आप देख लीजिए, एक सुमेलित नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो पोटेशियम क्लोरेट का जो प्रयोग किया था माचिस में, ये सही है आपका। मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज जो है शुष्क सेल में होता है, ये भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका संचायक सेल यहाँ पे दिया गया। संचायक सेल यानी कि एक्यूमुलेटर सेल जिसको बोला जाता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें प्रयोग होता है, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे यूरेनियम का जो प्रयोग होता है परमाणु बम बनाने में होता है, ये भी आपका सही है। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे सुमेलित हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? यानी कि प्रदूषण जहाँ होगा वहाँ पे वो नहीं उगता है। तो लाइकेन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यूपीपीसीएस में भी आपका कूट वाला सवाल पूछा गया था लाइकेन से संबंधित। तो जो लाइकेन है ये सल्फर डाइऑक्साइड व अन्य वायु प्रदूषकों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, तो यह प्रदूषण वाले जगह पे नहीं उगता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाइकेन। अगला सवाल है और ये अंतिम प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दिया गया सूची 1 में और दूसरे में दिया गया स्रावित हार्मोन, यानी कि कौन सा हार्मोन वो स्रावित करता है। तो पहला जो दिया गया आपका जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसे होता है प्रोजेस्टेरॉन, ए का हो जाएगा दूसरा। पीयूष ग्रंथि से, तो पीयूष ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, बी का हो जाएगा तीसरा। और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, सी का हो जाएगा पहला। और अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल से आपका कार्टिसोल स्रावित होता है, डी का हो जाएगा चौथा। 2, 3, 1, 4। तो विकल्प आप देखेंगे 2, 3, 1, 4, यहाँ पे करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज के मॉडल पेपर के कुल 30 महत्वपूर्ण सवाल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और यदि आपको जितने भी मॉडल पेपर अभी तक कराए गए हैं इन सब का PDF चाहिए जीएस का, तो आप दिए गए नंबर पर आप यहाँ पर UPI कर सकते हैं, या फिर स्कैन, ये जो बार कोड दिया गया है इसको स्कैन करके आप 99 रुपये पे करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।